भाभी पहली रात ही घर से भाग गई। भाई गुस्से में उसे ढूंढने निकल कर खड़ा हुआ। माँ ने भाई को ठंडा करने के लिए खुद घूंघट ओढ़कर कमरे में जाकर बैठ गई। मैं भाई का इंतजार करते करते थक कर सो गई। सुबह आँख खुली तो होश उड़ गए। उस रात माँ भाई के साथ। आज सारा दिन की थकी हारी थकावट में चूर मैं अपने बिस्तर पर जाकर लेटी थी। जितनी खुशी मुझे भाई की शादी की आने की थी, अब इतनी ही थकावट और सर दर्द से मेरी जान निकल रही थी। मगर वही ऊपर वाले का शुक्र अदा भी कर रही थी कि शुक्र है सब खैरियत से हो गया। मैं अपनी गुड़िया जैसी भाभी को लेकर आ चुकी थी। मुझे कुछ देर पहले का मंजर याद आने लगा कि मेरी भाभी भाई के साथ कितनी खूबसूरत लग रही थी। हर कोई उनकी जोड़ी पर रश्क कर रहा था और बार बार मेरी माँ को गांव की औरतें यही कह रही थी कि सीमा बहन कहाँ से ये फूल ढूंढ कर लाई हो। हमने तो 10 गांव छान मारे मगर हमें भी ऐसी बहू नहीं मिली। ये सुनकर तो मेरी माँ फूलों की तरह खिल चुकी थी। कहने लगी कि ये तो मेरे बेटे का नसीब है जो उसे इतनी खूबसूरत गुड़िया जैसी बीवी मिली है। मैं यहीं बैठी बातें सोचकर मुस्कुरा रही थी कि जब मुझे भाई के गुस्से से चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं तो हड़बड़ा कर उठ बैठी थी। मेरा भाई तो बड़ा ही शांत मिजाज का था। आज तक मैंने कभी उसकी ऊंची आवाज़ नहीं सुनी थी, तो फिर आज उसकी शादी की पहली रात थी और वह इस कदर चिल्ला क्यों रहा था। दिमाग में अजीबोगरीब सवाल आने लगे। घर वाले फौरन उठ गए। मैं भी बाहर निकली तो मेरी माँ पहले ही कमरे से बाहर मौजूद थी। भाई अपने सर से गुस्से से सेहरा उतार कर एक तरफ फेंक रहे थे। कहने लगा, मोना कहाँ है? ये क्या तरीका है? आज हमारी जिंदगी की नई शुरुआत थी और वह कमरे में ही मौजूद नहीं है। ये सुनकर तो मेरी माँ के चेहरा सफ़ेद पड़ गया। कहने लगी कि बेटा ये कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। नई नवेली दुल्हन अपने कमरे में नहीं हुई तो और कहाँ जा सकती है? हो सकता है वॉशरूम में हो। ये कहकर माँ ने भाई को एक तरफ धकेला और खुद कमरे में चली गई। मैं भी एक कड़ी नज़र भाई पर डाल रही थी। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंखें तो जैसे गुस्से की वजह से लाल हो चुकी थी। माँ की पीछे पीछे मैं भी उनके कमरे में दाखिल हो गई तो सामने पूरा कमरा खाली था। मैंने खुद इस कमरे को दुल्हन की तरह सजाया था। हर चीज जो वहाँ पड़ी हुई थी मगर सिवाय मोना भाभी के, वे तो इस कमरे में मौजूद ही ना थी। मेरी माँ ने वॉशरूम खोल कर देखा, यहाँ तक के बेड के नीचे भी देखा, मगर भाभी तो कहीं मौजूद ही ना थी। हमें तो अजीब अजीब ख्याल आने लगे। माँ कहने लगी, अभी कुछ देर पहले ही तो मैंने उसे यहाँ कमरे में बैठाया था और फिर 10 मिनट बाद तुम इस कमरे में गए। भला इतनी देर में वह लड़की कहाँ जा सकती है? ये सुनकर तो भाई भी गुस्से से आग बबूला हो चुका था। बार बार भाई गुस्से से घर से बाहर निकल गया। कहने लगा कि लगता है वे मेरी इज्जत रौंद कर वापस अपने मायके चली गई है। अगर वे मुझे वहाँ ना मिली तो मैं उसे कल ही तलाक के कागजात उसके घर वालों को भिजवा दूंगा, और अगर वे मुझे मिली तो फिर देखना मैं उसका हश्र क्या करता हूँ। पूरे खानदान के सामने हमारी नाक कटवा रही है। भाई तो बहुत गुस्से में थे। मैंने उन्हें कुछ समझाना चाहा मगर वे किसी की एक न सुनते, घर से चले गए। ये सुनकर तो मेरी और माँ के हाथ पैर फूलने लगे। माँ कहने लगी, ना जाने अब क्या होगा। वह लड़की पता नहीं कहाँ चली गई। अगर खानदान तक ये बात पहुँच गई तो बहुत बेइज्जती होगी। जैन जिस कदर गुस्से में है, मुझे डर है कि कहीं वैसे तलाक ही न दे दे। ऐसी बातें सुनकर तो मैं भी काफ़ी घबरा चुकी थी। सारी थकावट और नींद तो जैसे एकदम से उड़ चुकी थी। आखिर भाभी कहाँ जा सकती थी? ना तो हमारे घर में कोई आया था ना गया था, तो फिर भला भाभी बगैर बताए कहाँ जा सकती थी? कुछ ही देर बाद भाई का फ़ोन आया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। न जाने वे क्या खबर सुना दें। माँ ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो भाई कहने लगा, क्या मोना घर वापस आई है या नहीं? ये सुनकर माँ ने फौरन बौखलाए हुए अंदाज में कहा कि हाँ बेटा, मोना वापस आ गई है, तुम जल्दी से घर वापस आ जाओ। मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ। माँ काफ़ी घबराई हुई थी। कहने लगी कि ये ना हो ये लड़का जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन ही करवा दे। लोग क्या कहेंगे? खानदान भर में हमारी बेइज्जती होकर रह जाएगी। माँ की परेशानी से मैं भी परेशान थी। माँ तो रोने लगी थी। ब्लड प्रेशर उनका खतरनाक हद तक हाई हो चुका था। मगर मुझे तो इस बात की टेंशन होने लगी थी कि माँ ने भाई से झूठ बोल दिया है कि भाभी घर आ चुकी हैं। अगर भाई घर आए और भाभी ना मिली तो क्या होगा? वह तो और ज़्यादा गुस्सा करेंगे। मेरे भाई वैसे भी नरम मिजाज के थे, लेकिन कभी उन्हें गुस्सा आ जाता तो वे खुद को ही तकलीफ पहुंचा दिया करते थे। कई बार मैं उन्हें ऐसा करते हुए देख चुकी थी।
वह फिर चाकू छुरियों से अपने जिस्म से खून निकालते, दर्द से चिल्लाते रहते, किसी को अपने करीब भी भटकने नहीं देते थे। कहते थे कि मुझे खुद को तकलीफ देकर ही सुकून मिलता है। मेरा ध्यान फिर अपने गुस्से से हटकर इस तकलीफ की तरफ जाता है और यूं मेरा दिमाग से गुस्सा निकल जाता है। भाई के इस पागलपन से मैं बहुत डरती थी। वही माँ का झूठ तो जैसे मुझे फिर परेशान कर चुका था। मैं माँ से कहने लगी कि माँ, आपने भाई से झूठ तो बोल दिया है, लेकिन जब वे घर आएंगे तो क्या होगा? घर में तो मोना भाभी मौजूद ही नहीं है। माँ कहने लगी, मेरे पास इसका भी हल है, बस तुम अपनी ज़बान बंद रखना। बस किसी तरह आज रात तक इज्जत रह जाए तो अगली सुबह देखा जाएगा क्या होता है। माँ क्या सोच रही थी, जबकि मैं तो उनका चेहरा देख रही थी कि वे करने क्या वाली हैं। कुछ ही देर बाद जो कुछ उन्होंने किया वह देखकर तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। माँ ने दुल्हन का जोड़ा पहन लिया जो कि वही अलमारी में लटका हुआ था। मैं तो हैरत से माँ को देख रही थी कि माँ आखिर करना क्या चाहती हैं। वे दुल्हन के रूप में भला क्यों खुद को सजा रही हैं। मैंने फौरन आगे बढ़कर माँ के हाथ से लिपस्टिक ले लिया और कहने लगी कि माँ, आप होश में तो हैं? ये आप क्या कर रही हैं? खुद को दुल्हन की तरह क्यों सजा रही हैं? और ये भाभी के कपड़े आपने क्यों पहन लिए हैं? ये सुनकर माँ ने मुझे पीछे को धक्का दे दिया और कहने लगी कि चुप करो लड़की, मुझे जो बेहतर लगेगा मैं वही करूँगी, तुम बस खामोशी से तमाशा देखो। माँ की बात तो मेरे समझ से बाहर थी। जब उन्होंने खुद को बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार किया और मोना भाभी के लाल दुपट्टे को घूंघट गिराकर खुद बैठ गई, कहने लगी कि बस तुम फिक्र मत करो, जब तुम्हारा भाई आए तो इसे मेरे कमरे में भेज देना। मेरे तो सर पर आसमान टूट पड़ा। मैं कहने लगी कि माँ जानती भी हैं कि आप क्या करने वाली हैं। ये सुनकर माँ ने एक मर्तबा फिर मुझे घूर कर देखा। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। कई सवाल थे जो मेरे मन में उठ रहे थे, मगर शायद उनमें से किसी एक बात का भी जवाब माँ के पास मौजूद नहीं था। मैं बुझे हुए कदमों के साथ कमरे से निकल आई, क्योंकि मेरी माँ मुझे डांट कर वहाँ से निकाल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ना जाने मेरी माँ क्या करने वाली हैं। मैं अभी यूं ही सहन में टहल रही थी कि जब तेजी से दरवाज़ा खुला और मेरा भाई घर में दाखिल हुआ। भाई ने जब मुझे यूं टहलता देखा तो मेरे पास चला आया। वे काफ़ी परेशान था। गुस्से से कहने लगा, कहाँ है मोना? मेरे पास कोई जवाब नहीं था, ना ही मैं झूठ बोलना चाहती थी। मैंने सिर्फ उनके कमरे की तरफ देखा तो वे गहरी सांस रोकते रह गए। वे कमरे में गए और अगले ही लम्हे कमरे का दरवाज़ा बंद हो चुका था। वही कमरे का दरवाज़ा बंद होने के साथ ही मेरी सांस भी रुकी थी। अजीब से ख्याल मेरे दिमाग को जा कर चुभा था। मैं अपने कमरे में आ गई। नींद तो मेरी आंखों से कोसों दूर थी। माँ तो अभी तक वापस कमरे में आई ही ना थी। मेरी तो सांस रुका रहा। न जाने रात का कौन सा वक्त था जब मेरी आंख लग गई। सुबह शोर के साथ मेरी आंख खुली तो मेरे पैरों के नीचे ज़मीन निकल चुकी थी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी माँ भाई के साथ। मेरे बाप को कैंसर था। मैं जब 15 साल की थी तो मेरे बाप का देहांत हो गया और घर की सारी जिम्मेदारी जैन भाई पर आ गई। उन्होंने कभी भी अपनी जिम्मेदारियों से जी नहीं चुराया था। जो भी काम होता खुशी से कर दिया करते। कभी कभी किसी बात पर रोक टोक नहीं करते थे, ना ही मुझे डांटते थे। मैं जो भी बात उनसे कहती वे खामोशी से मान लिया करते। शुरू में हमें कुछ मुश्किलों का भी सामना करना पड़ा, क्योंकि बाबा के देहांत के बाद हमारे हालात काफ़ी ख़राब हो चुके थे। जैसे जैसे वक्त गुजरा भाई की नौकरी एक अच्छी कंपनी में लग चुकी थी। वे हमसे बहुत ही कम बोलते थे, हर वक्त चुप चुप रहते। लेकिन अगर कोई काम उनके मिजाज के खिलाफ हो जाता तो वे आग बबूला हो जाया करते थे। फिर खुद को तकलीफ़ें दे देकर अपनी तकलीफ़ों को कम किया करते थे, मगर कभी भी हमें कुछ नहीं कहते थे। यूं ही धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। भाई को जो पहली तनख्वाह मिली तो उन्होंने सारी तनख्वाह माँ के हाथ पर रखी। कहने लगे कि ये लो माँ, इस पर आपका हक है। माँ ने वे पैसे देखे तो हैरान रह गईं। कहने लगी कि नहीं नहीं बेटा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, तुम बस मुझे सामान ला दिया करना, वही बहुत है। भला मैं उन पैसों का क्या करूँगी? ये सुनकर जैन भाई ने एक बार फिर वह सारे पैसे माँ के हाथ पर रखे और कहने लगे कि माँ, आप तो इस घर की बड़ी हैं। बाबा के जाने के बाद तो सारी जिम्मेदारियाँ आपने ही देखनी है। मैं आपको जो पैसे दूंगा आप इस घर की डोर संभालो और कुछ बचा कर भी रखो, ताकि उनसे हमारी ज़रूरत को पूरा किया जा सके। ये देखकर तो मेरी माँ की आंखों में आंसू आ चुके थे। उन्होंने वे पैसे भाई से ले लिए और वक्त गुजरता चला गया। मेरी माँ थोड़ी लालची मिजाज की थी। वे मुझे तो बहुत मोहब्बत करती थी, जबकि भाई के साथ उन्हें कोई ख़ास लगाव ना था। बस फर्जी सी उन्हें मुंह पर मीठी बन जाया करती थी, जबकि पीठ पीछे तो वह उनके काम करते हुए भी 100 बातें सुनाया करती थी।
जबकि वहीं दूसरी तरफ मुझे अपने भाई से बहुत ही लगाव था। बाबा के जाने के बाद तो जैसे मुझे भाई ने ही बाप का प्यार और मोहब्बत दिखाई थी। मैं उनका हर काम दिलो जान से किया करती थी। माँ पर मेरे सामने भाई की बुराई भी करती तो मैं उन्हें मुंह पर ही मना कर देती थी कि भाई हमारे लिए इतना कर रहे हैं, अगर वे थोड़ा बहुत गुस्सा कर देते हैं तो क्या हो गया, वह भी तो अपनी कई ख्वाहिशों को छोड़कर हमारे लिए अपना दिन रात एक कर रहे हैं। ये सुनकर माँ का मिजाज थोड़ा बहुत बदल जाता, मगर खैर भाई की उम्र बढ़ती जा रही थी, वे मुझसे कई साल बड़े थे। मगर माँ ने तो शर्त ये रखी कि पहले वे मेरी शादी करेंगी, इसके बाद ही भाई की शादी होगी। इस पर भी भाई को कोई एतराज़ नहीं था, मगर मैंने माँ से कहा कि माँ क्यों भाई को बूढ़ा कर रही हो। उनके साथ की उम्र के लड़कों के तो बच्चे गोद में खेल रहे हैं और आप अभी तक भाई की शादी से इनकार करती फिर रही हैं। इस बात पर माँ कहने लगी कि मेरे हाथ पर अगर पैसे होंगे तो मैं शादी करूँगी ना। यह मुझे थोड़े से तो पैसे देता है, ज़्यादा पैसे हो तो ज़्यादा रकम हो तो शादी की तैयारियाँ की जाती हैं। यह सुनकर भाई ने अपनी तनख्वाह का 90% हिस्सा माँ को देना शुरू कर दिया। भाई के पास जो भी रकम आती माँ वह सारी अपने पास ही रख लिया करती और फिर भाई एक रुपया माँ से मांगते रहते। जब लड़की ढूंढने की बारी आई तो माँ कहने लगी कि मैं खुद अपने बेटे के लिए चांद सी बहू ढूंढ कर लाऊंगी। 4 दिन बाद रिश्ता भी मिल चुका था। जब भाई को लड़की दिखाई तो भाई ने यही कहा कि जो लड़की माँ को पसंद आएगी इसी के साथ ही शादी कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। माँ ने भाई के लिए दुल्हन देख ली और फिर शादी के दिन भी तय हो गया। मगर शादी वाले दिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि जिसे किसी को भी यकीन नहीं था। मेरी भाई की शादी थी, पूरे मोहल्ले की औरतें हमारे यहाँ आया करती थीं और खूब हल्ला गुल्ला हुआ करता। इस बीच में एक रोज़ माँ भाई की बीवी के लिए जेवर लेकर आई। इसे बड़ा ही संभाल कर भाई के कमरे में रखा कि वे मेरी अमानत है, तेरे पास ही रहे तो अच्छा है, हम इसे फिर जाकर तेरे होने वाली बीवी को दे आएंगे। भाई ये सब देखकर बहुत ही खुश था, मगर शादी से एक दिन पहले वे जेवर चोरी हो गए। जेवर किसने चुराया था, कहाँ गया था, कोई नहीं जानता था। माँ तो सहन में बैठकर सर पकड़ कर रोने लगी, कहने लगी कि क्या हो गया, मेरे बेटे की सारी जमा पूंजी चली गई, एक एक पैसे से खरीदा हुआ जेवर कौन चोरी करके ले गया। जब ये बात लड़की वालों को पता चली तो उन्होंने कह दिया कि हमें जेवर से कोई मतलब नहीं, बस आप हमारी बेटी को इज्जत दीजिए, हमारे लिए यही बहुत है। ये सुनकर भाई भी शर्मिंदा थे, मगर खैर अब मौके पर इतने ज़्यादा पैसों का इंतज़ाम किया भी तो नहीं जा सकता था। और अब जब शादी हुई थी तो दुल्हन ही भाग गई। आखिर इसके पीछे क्या चक्कर था, ये सोच सोच कर ही हम पागल हो रहे थे कि ऊपर से माँ का खुद दुल्हन जैसा हुलिया बनाकर भाई के कमरे में बैठ जाना, मेरा तो दिमाग घूम कर रह चुका था। मगर शादी से अगले दिन जब मुझे भाई की पुकार सुनाई दी, भाई इस कदर चीख रहे थे कि मैं बौखला कर बैठी। फौरन आंखें मसलते बाहर निकली तो रात का मंजर याद आने लगा। रात को भाई के कमरे में माँ सोई थी। मैंने जैसे ही आगे जाकर देखा तो भाई माँ को बाजू से पकड़कर फर्श पर पटक चुके थे। कहने लगे कि मैं तो आपको माँ का दर्जा दे चुका था, मैंने कभी आपको अपनी सौतेली माँ समझा ही नहीं, मगर आप मेरे साथ ये सब कुछ करेंगी मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। हाँ, ये बात सच थी कि जैन भाई मेरे सौतेले भाई थे। मेरी माँ की और जैन भाई के बाबा की ये दूसरी शादी थी, मगर इसके बावजूद मैं जैन भाई को अपने सगे भाइयों जैसा ही समझती थी। मगर ना जाने अब कमरे में क्या हुआ था कि जैन भाई माँ के साथ ये कर रहे थे। माँ फौरन कहने लगी मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। मगर अगले ही पल वे मेरी माँ का मोबाइल उनके सामने करते हुए कहने लगे कि ये सब कुछ झूठ है, आप इस मोना से बात कर रही हो, मैं सब कुछ जान गया हूँ और मैं तुम्हें अभी तक अपनी माँ ही समझ रहा था। इसके बाद जो हकीकत मेरे सामने आई, मेरे तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। मेरी माँ तो शुरू से नहीं चाहती थी कि भाई की शादी हो, उनकी नज़र तो हमेशा भाई के पैसों पर ही रही थी। अब जो जेवर था वह किसी ने चोरी नहीं किया था, बल्कि मेरी माँ ने ही छुपा कर हंगामा कर दिया था कि कोई जेवर चुरा कर ले गया है। जब भाई रात को कमरे में गया तो माँ को देख चुके थे, इसलिए ये सोफे पर ही तकिया रख कर सो गया। सुबह जब वॉशरूम गया तो कमरे से माँ की आवाज़ आई। वह मोना के साथ बात करके अपनी तमाम राज बोल चुकी थी कि अच्छा किया जो तुम मौका देखते ही खिड़की से बाहर कूद गई, अब बस मैं तुम्हें वे जेवर बेचकर तुम्हारा हिस्सा दे दूंगी। अगर सच पूछो बहू घर आ जाती तो ये तो मुझे किसी काबिल भी न समझता, वैसे भी मैं इसकी सौतेली माँ हूँ, कब तक मेरे साथ वे वफा करेगा। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मेरी माँ ने सब कुछ कर दिया और अब भाई का शिकार थी।
भाई मुझे अजीब निगाहों से देख रहे थे, मगर मैंने कसम खा ली कि मैं कभी भी उनके साथ नहीं थी। लेकिन भाई तो घर से जा चुका था, वे कहाँ गया किसी को कुछ पता नहीं था। मेरी माँ पूछती रही, उन्होंने अपने हाथों से ये सब कुछ तबाह कर दिया था, मगर अब क्या हो सकता था। आज 3 साल गुजर चुके हैं। भाई ने मुड़कर कभी हमारी तरफ नहीं देखा। वे कभी कभार मुझे फ़ोन पर बात कर लेते हैं और हर महीने पैसे भेज देते हैं, मगर दोबारा कभी इस घर में कदम नहीं रखा। धन्यवाद दोस्तों।